दोस्तों, कमज़ोर वादे, इरादे और डिग्रियों के बल पर किसी का भरोसा नहीं मिलता। उसके लिए तो नीयत साफ होनी चाहिए। जी, कागजों पर स्याही से नहीं बनते हैं रिश्ते। जी, कागजों पर स्याही से नहीं बनते हैं रिश्ते। अगर जानना है, मानना है, समझना है तो खुद को आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, आज हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। आज हम जानेंगे कि रिलेशनशिप को टूटने से बचाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारी सोसाइटी में कई तरह के पॉइंट्स हैं जो कि लगातार कई वर्षों से चल रहे हैं, जिन पर हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है लिविंग लाइफ विदाउट पर्पस। अनफॉर्चुनेटली आज भी इंडिया में बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनको इंजीनियरिंग की डिग्री करवाई जाती है, जिनको डॉक्टरेट की डिग्री करवाई जाती है, ताकि किसी अच्छी जगह पर उनकी शादी हो सके। शायद आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा या फिर बुरा लग रहा होगा या फिर आपको ये भी लग सकता है कि मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आज भी इंडिया में पैसा कमाने के लिए और घर चलाने के लिए जो प्रेशर डाला जाता है वो एक लड़के के ऊपर ही डाला जा रहा है। तो बात मैं सबकी नहीं कर रही हूँ, दिस इज नॉट फॉर ऑल, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। लेकिन कई बार लड़कों को ये बोला जाता है कि लड़की जो है वो डिग्रीधारी है, आप शादी कर लीजिए। और शादी होने के बाद में लड़कों को पता चलता है कि जो लड़की है वो थोड़ी सी डल है, या बोलना चाहिए कि इसका कोई पर्पस नहीं है। हेलो मम्मी, आप कैसी हो? आपने आज क्या खाया? आपने आज क्या पिया? फिर ऊपर से आपका भाई भी पूछ रहा है कि हाँ बहना, आपने क्या खाया, आपने क्या पिया, आपने आज कहाँ एंजॉय किया। तो इस तरह की बातें डेली अगर होती है तो कोई भी लड़का इरिटेट हो सकता है अगर घंटों फ़ोन कॉल्स पर बातें चलती रहे। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है, और टाइम मैनेजमेंट वही इंसान समझ सकता है जिसके जीवन में कोई गोल निश्चित हो, जिसको आगे कुछ करना हो। खाना पीना, बैठना और सोना ये हर कोई इंसान करता है, लेकिन ये तो एक जानवरों जैसी जिंदगी हो गई ना। इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। दिस इज फॉर ऑल। द सेकंड पॉइंट इज इम्पेशेंस, धैर्य की कमी। जी हाँ, बहुत ही कॉमन सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने किसी कपल का या मान लीजिए हस्बैंड एंड वाइफ का अव्वल दर्जे वाला झगड़ा हो चुका है। अब हस्बैंड ने ऑडियो और वीडियो के जरिए अपनी प्राइवेट बातों को 10 लोगों के साथ में शेयर किया, उसकी नुमाइश कर दी। तो मान लीजिए कि वाइफ अगर नाराज हो चुकी है, अगर वाइफ का ट्रस्ट टूट गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन आप ढूंढेंगे तो आपको पता चल सकता है कि धैर्य की कमी हस्बैंड में हो सकती है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड बेसिकली बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत ही केयरफुल इंसान है, वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार भी करता है, लेकिन उसमें धैर्य की कमी है। अगर झगड़ा हो गया है तो वो 10 लोगों के साथ में बिना सोचे समझे अपनी प्राइवेसी को ब्रेक करता है। तो किसी भी लड़की का अगर ट्रस्ट टूट जाता है तो रिलेशनशिप बनने की बजाय टूटने की कगार पे आ सकता है। इसलिए ध्यान रखिए कि अगर झगड़ा होता है तो आपको उस झगड़े में भी अपने दिमाग का, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और अपनी प्राइवेट बातों को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे प्रोफेशनल के साथ में या अच्छे काउंसलर के साथ में या एक विश्वसनीय व्यक्ति के साथ में ही शेयर करना चाहिए। अगर आप 10 लोगों में नुमाइश करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा आप खुद अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज पजेसिवनेस। काफ़ी सारे लोग पजेसिव हो जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो भी लाइफ पार्टनर है उसको आप प्रॉपरली इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर आपने अपने लाइफ पार्टनर से ज़्यादा किसी और को इंपॉर्टेंस दे दिया है तो उसके पीछे कोई खास रीज़न, कोई खास वजह होनी चाहिए, जो आपको समय रहते अपने पार्टनर के साथ में भी डिस्कस करना है, ताकि आपके पार्टनर को ये साथ में रियलाइज़ हो जाए कि आप अगर इंपॉर्टेंस किसी और को दे रहे हो 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? आप किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए अपना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं किसी को, या फिर आप किसी और मैटर को लेकर दे रहे हैं? तो हर एक चीज़ का रीज़न, हर एक बात का रीज़न आपके पार्टनर को पता होना चाहिए। और किसी भी इंसान को इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना चाहिए कि वो बिना सोचे समझे आप शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। कोई पगड़ी पहने तो पूछ कर पहने और उतारे तो पूछ कर उतारे। भला जिंदगी का सफ़र इस तरह के मालिकाना हक जताने से चलता है क्या? हमेशा याद रखिएगा,
जो आपका है वो हमेशा आपका रहेगा और जो आपका नहीं है वो चला जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है। सड़क, गलियां, बस, ट्रेन, प्लेन, हर जगह अच्छे और बुरे दोनों टाइप के लोग होते हैं। बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ लोगों का एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के चक्कर में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि स्ट्रेस अननेसेसरी भी क्रिएट किया जाता है या क्रिएट करवाने के लिए बाध्य किया जाता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी एक प्रकार की नेगेटिविटी है। मान लीजिए कोई लड़की प्रेग्नेंट है और वो चाहती है कि वो अपने मायके में जाकर डिलीवरी करवाए और उसके पास में अच्छे डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, फैसिलिटी भी ठीक ठाक है, लेकिन लड़का इस बात के लिए प्रेशर डालता है कि वो अपनी वाइफ की डिलीवरी एक बहुत बड़ी सिटी में, बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाए। लेकिन गलती तो कहीं भी हो सकती है। कोई भी डॉक्टर भगवान होने की कोशिश कर सकता है, लेकिन वो भगवान बनेगा या नहीं बनेगा ये तो भविष्य ही तय करेगा ना, क्योंकि कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप प्रपोजल रख सकते हैं, है ना। अगर कोई हस्बैंड ये चाहता है, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है, उससे बहुत प्यार करता है, तो वो प्रपोजल रख सकता है उसके सामने कि वो चाहता है कि डिलीवरी जो है वो अपने होम टाउन में ही करवाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े हॉस्पिटल है और फैसिलिटी भी अच्छी है। नीयत अच्छी है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन खराब है तो मैसेज गलत पहुँचता है लड़की के पास में। इसलिए इस पूरे एग्जाम्पल से आपको ये जानना होगा कि What is the reason behind your extra protection? आपको प्रोटेक्शन देना है, लेकिन जहाँ पर प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा हो जाता है वहाँ इरिटेशन क्रिएट होता है, वहाँ पर ट्रस्ट भी ब्रेक हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। इसलिए आप अपना प्रपोजल रख सकते हैं किसी के सामने, लेकिन अपनी बात को मनवाने के लिए आप किसी को ज़बरदस्ती स्ट्रेस नहीं दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो एक प्रेग्नेंट वुमेन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, ये बात भी सोचने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि केयर करना मत छोड़िए। केयर इज मस्ट, प्रपोजल इज मस्ट, लेकिन अंडर द लिमिट्स। प्लीज नोट, एक दूसरे की फ्रीडम और प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना ही रिलेशनशिप को आगे ले जाता है। द फोर्थ बिग पॉइंट इज ईगो प्रॉब्लम। अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं कपल एक दूसरे को, जबकि अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए हस्बैंड को किसी बड़े से इंस्टीट्यूट में, किसी बड़े से कॉलेज में कोई अवार्ड मिला है, तो वाइफ का फ़र्ज़ बनता है कि अपने हस्बैंड को प्रमोट करे, उसे शेयर करे, उसकी खुशियों में बहुत ज़्यादा शामिल हो, उसकी खुशियों में नंबर 1 बनने की कोशिश करे, उससे हमेशा ये एहसास दिलाए कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अक्सर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना हम तब भूल जाते हैं जब ईगो प्रॉब्लम हाई लेवल पे हो जाता है। जब हम बीमारी से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, किसी को लगातार हेल्थ प्रॉब्लम बनी हुई है, मेंटली, फिजिकली, सोशली, तो हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझने के बाद में उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और बाहर निकलने के बाद में एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करना है। लेकिन अक्सर लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनके लिए उनका ईगो बहुत भारी पड़ जाता है। और जो लोग ईगो का शिकार हो जाते हैं वो खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर पाते हैं, खुद से भी प्यार नहीं कर पाते हैं। और जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर पाता है वो दूसरों को प्यार कैसे कर सकता है। से सॉरी प्लीज़, अगर गलती हुई है तो सही वक्त पे सॉरी बोलिए और एक ही गलती को बार बार मत दोहराइए। कई लोग सॉरी तो बोलते हैं लेकिन उसी गलती को बार बार दोहराते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ईगो को इतना हाइपर रखते हैं कि सॉरी शब्द के बारे में सोचते तक नहीं हैं। तो अपने रिश्तों की नुमाइश कागज़ों पर करने से कहीं ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक दूसरे को चिल्ला लें, डांट लें, एक दूसरे पर आप इरिटेट हो जाए, आप घर वालों के सामने बैठकर 4 दीवारों के अंदर बात करें तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं, अगर आपके मन में ये बात फिट है कि आप रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते लेकिन आप कागज़ों के बदले रिश्ता बनाना चाहते हैं, या फिर बोलिए कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप पड़ रहे हैं, सीधा सीधा अगर मैं बोलूँ कि अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं तो भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आपके मन में जो भी बात है उसके लिए आप सॉरी फील नहीं करते हैं। गलती अगर 2 लोगों से हुई है, उसमें से अगर एक सॉरी बोलता है, दूसरा सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है,
तो यहाँ पर ईगो सामने आ रहा है और कोर्ट भी आपकी ईगो को नीचे नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये दिल के रिश्ते होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। कागज़ों की बिसात यहाँ मत बिछाइए प्लीज़। और आपको एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि ईगो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है जहाँ पर किसी इंसान को ये लगने लगता है कि सिर्फ वो सही है, सिर्फ और सिर्फ वो सही है और सामने वाला पूरी तरह से गलत है। एक बार मैंने एक लड़के से कहा कि जो लड़की है जिससे कि आपका झगड़ा हुआ है उसकी गलती है 80%। एज ए प्रोफेशनल मैंने सामने वाले लड़के से कहा कि जो लड़की है उसकी गलती है 80%, क्योंकि वो लड़की अपने खुद से डिसीजन नहीं लेती, उसका डिसीजन मेकिंग कमज़ोर है, उसका टाइम मैनेजमेंट ख़राब है, उसका करियर भी ख़राब है, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ख़राब है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लाइक करती है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। वो आपके बिना रह नहीं पा रही है, उसको आपके बिना अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक से खाना भी नहीं खा रही है ना। लेकिन लड़के ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि ईगो जब हाई लेवल पे पहुंच जाता है तो सामने वाले को ये भी ध्यान नहीं रहता है कि वो किससे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, वो क्या रिजल्ट बनाना चाहता है ना। सुनो सबकी करो मन की वाली बात आ जाती है यहाँ पर कि वो सुन तो रहा है लेकिन वो कर अपने मन की रहा है, लेकिन असल में वो अपने मन को भी समझा नहीं पा रहा है और अपने मन को धूमिल किए जा रहा है, अपने मन को अशांत किए जा रहा है। और मन तब तक अशांत रहता है जब तक कि से सॉरी दिल से नहीं बोला जाता है। अगर 1% भी गलती है, मान लीजिए लड़का और लड़की में से लड़की की गलती अगर 80% है, लेकिन अगर लड़के की 20% भी है तो उसको कम से कम अपने 20% के लिए तो सॉरी बोलना ही पड़ेगा। उसकी आंखों में आंसू आने चाहिए और अगर आंसू नहीं आते तो दिल से उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है। और सही वक्त पर अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। सस्पिशियस माइंडसेट, शक करने की आदत। वाइफ हस्बैंड का मोबाइल चेक करती है, हस्बैंड वाइफ का मोबाइल चेक करता है। न जाने कितनी बार ये लोग एक दूसरे का मोबाइल चेक करते हैं, फिर भी इनके मन को शांति नहीं मिलती है। अगर मान लीजिए वाइफ ने अपनी पर्सनल बातें अपनी फ्रेंड से व्हाट्सएप पर शेयर की हैं और अगर ये बातें हस्बैंड को पसंद नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी क्रिएट ना हो तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि अगर वाइफ को अंदर तक दिल से किसी बात का बुरा लगा है तो वो समय रहते हस्बैंड को बिठाकर इस बात को क्लियर करे कि उसे किस मुद्दे पर, किस टॉपिक पर बुरा लगा है। और अगर हस्बैंड बात को समझ नहीं रहा है तो अदर फैमिली मेम्बर्स से भी उसे डिस्कस करना चाहिए। लेकिन अगर मोबाइल चेक करने के दौरान गलतफहमी क्रिएट होती है तो उससे सुधरने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसलिए सोच समझकर अपनी बात किसी से शेयर करिए और सोच समझकर ही इस बात का डिसीजन लीजिए कि आपको अपनी रिलेशनशिप बचाना है या फिर तोड़ना है, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि डिवोर्स जैसी कड़वी दवाई को भी जीवन में अपनाना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कभी कभी गलतफहमी इतने हाई लेवल पे पहुंच जाती है कि एक मोबाइल ना जाने क्या क्या क्रिएट कर देता है। इसलिए संभल के रहिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, लेकिन शेयर करने से पहले ज़मीनी स्तर पर ये सोच लीजिए कि क्या आपने अपने लाइफ पार्टनर से संतुष्टि पूर्वक डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है, और अगर कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ आप पहले उसे कंप्लीट कीजिए। कितने महंगे और खूबसूरत पर्दे हैं, जेब में है 100 रुपए और अपने घर में पर्दे लगवाते हैं लोग हज़ारों रुपए के। लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए होती है गैर जिम्मेदार लोगों को जो लेजीनेस से पीड़ित होते हैं, जो सुबह का सूरज तो देखते नहीं और जब रोटी खाने बैठते हैं तो उन्हें गर्म गर्म रोटी चाहिए होती है एक नौकरानी के हाथों। देखिए, सुनने में बुरा लगता है लेकिन सच ये है कि बोलने का जो लैंग्वेज होता है वो हर इंसान का एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज होना चाहिए। आपके हम सफ़र को आप एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखिए। आपकी पर्सनैलिटी टू फेस वाली पर्सनैलिटी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी आंखों के सामने अपने हम सफ़र को अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप उसे बहुत ही भला कह रहे हैं, बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, लेकिन पीठ पीछे आप उसी की बुराई कर रहे हैं। तो इस तरह की जो ड्वेल पर्सनैलिटी आप डेवलप कर रहे हैं अपने माइंड सेट में, प्लीज़ इसे बाहर निकालिए, आलस्य को छोड़िए और एक जिम्मेदार बिहेवियर को अपनाने के लिए सबसे पहले अपनी आर्थिक कंडीशन को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के बारे में सुबह से सोचना चालू कर दीजिए। लिपस्टिक,
चूड़ी, बिंदी, टिकी या जो भी आपका मटेरियल है तैयार होने का एक एक्सटर्नल ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी आपके खर्चे लिमिटेड होने चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ हस्बैंड की नहीं है, बात वाइफ की भी है। दोनों को मिलकर अगर गाड़ी चलानी है जीवन की, तो दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पहिया कहीं नीचे धंस ना जाए। जी आखिरी एक ऐसा पॉइंट जिसके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं, पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इंडिया में पैट्रियार्की आज भी है, और हमारे भोपाल शहर में एक सरोकार नाम की संस्था है जो कि लगातार पैट्रियार्की पर काम कर रही है। दैट मीन्स कि वो लोगों को जेंडर इक्वालिटी के बारे में समझा रही है ताकि पितृसत्तात्मकता का नाश हो सके, क्योंकि लड़का और लड़की हमेशा समान होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन आज भी लड़की जब शादी होकर जाती है तो कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, इतने ज़्यादा संवेदनशील होते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बच्चा चाहते हैं। हालांकि जनसंख्या भारत देश की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोऑर्डिनेशन अब आजकल अच्छे नहीं रह गए हैं, लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है। कुछ परिवार आज भी ऐसे हैं, बल्कि काफ़ी सारी संख्या में आपको गाँवों में मिल जाएंगे या छोटे शहरों में मिल भी सकते हैं, जहाँ पर शादी के बाद में बच्चे का एक दबाव डाला जाता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव फैक्टर है कि हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप जब तक 1 साल तक 2 साल तक अच्छी नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें बेबी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और अगर वो बेबी का डिसीजन लेते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की है, वो उसको समान रूप से प्यार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये माइंडसेट लोग बनाकर बैठते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी। तो ये जो माइंडसेट है ये बहुत ही ख़राब बात है, ये पैट्रियार्की का साइन होता है, और पढ़े लिखे लोग भी इस तरह की बातों में शामिल हो जाते हैं। ये एक शर्म की बात है। तो हमें समय रहते पैट्रियार्की को ख़त्म करना है और एक समानता का भाव क्रिएट करना है, ताकि एक लड़की को भी उतना ही प्यार मिले जितना कि एक लड़की को मिलता है। और बच्चे के जन्म को लेकर जल्दबाजी ना हो, ये भी एक तरह का अत्याचार होता है, एक इमोशनल अत्याचार होता है किसी भी लड़की के ऊपर, कि शादी के बाद से ही चाहने लगते हैं लोग कि बच्चा आ जाए जल्दी से घर में, परिवार में। जबकि सबसे ज़्यादा मायने ये बात रखती है कि हम भी किसी के बच्चे हैं, और ऑलरेडी भारत की जनसंख्या जो है वो अरब तक पहुंच चुकी है। तो हमें इस तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। एक जनरेशन गैप, जो माता पिता और बच्चों के बीच में जो जनरेशन गैप होता है, उस जनरेशन गैप को थोड़ा सा कम किया जा सकता है किसी अच्छे काउंसलर की मदद से। किसी काउंसलर नहीं है तो किसी भी अच्छे परिवार के सदस्य की मदद भी आप ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ लिमिटेड एरिया में ही आप अपनी प्रॉब्लम्स को समेट के रखें। आप उसे इस तरह से ना बिखेर दें कि तमाम लोगों को पता चल जाए, लेकिन रिजल्ट के नाम पे 0 ही आपके हाथ में आए। भला किसकी औकात है जो 2 लोगों को अलग कर सके, भला किसकी औकात है जो 2 लोगों को अलग कर सके। लेकिन सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना अंदाज होता है। So you can understand. Please subscribe and press bell icon.